अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लड प्रेशर के मैंने 1-2 किए हैं पहले, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ब्लड प्रेशर का लेवल जो है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना उसके सिम्पटम्स हैं। मैंने आपको लास्ट बार प्रोग्राम में बताया था कि फीमेल आई थी मेरे पास बाहर, तो उसको 130/80 ब्लड प्रेशर था, दरमियाना सा हेडेक था, कुछ भी नहीं था, बस मैंने उसको एडमिट कर लिया कि मेरी किस्मत अच्छी थी। और वो एक्चुअली थोड़ा-थोड़ा कोई ब्लीड कर रही थी, बगैर स्वाय हेडेक के कुछ नहीं था। तो दाखिल किया तो मेडिकल डिपार्टमेंट था, उसमें इंडियन थे, कोई इजिप्शियन थे। उन्होंने कहा ऐसे ही गैर ज़रूरी तौर पे नाम ने एडमिट कर लिया, लेकिन उन्होंने खैर रखा। तो वो डिटीरियरेट हो गई और बाद में वो अनकॉन्शियस हो गई 2-3 दिनों में, क्योंकि वो इंटरनली ब्लीड कर गई थी और शी डाइड। तो ये जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो लेवल एक होती है क्राइसिस कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 180 120 हो जाए उसको क्राइसिस के तौर पे लेते हैं। अर्जेंसी ये है कि कुछ सिम्टम ख़ास नहीं है, इमरजेंसी है कि सिम्टम है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफ़िसिट आ गया, कोई कमज़ोरी लग रही है, उसको बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, चाहे ब्लड प्रेशर 150-100 है, उसको न्यूरोलॉजिकल डेफ़िसिट है, उसको फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो मैंने बताया था कि मेरा एक पेशेंट, मैंने तो आज तक इससे ज़्यादा नहीं देखा, उसका 300 पे सिस्टोलिक आ रहा था, उससे ऊपर हो सकता है, वो नीचे का 210 था। और उसको कोई सिम्पटम्स वाई हेडेक का कुछ नहीं था, पैराडोल मांग रहा था और उसको पता था। उसने मुझे कहा तुम छोड़ो मुझे दाखिल करने को, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ये करोगे वो करोगे, जो प्रोसीजर हम करते हैं उसको पता था। मैंने खैर उसके साइन वाइन लेके इन्फॉर्म कर दिया हायर अथॉरिटीज़ को कि ये इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, रुकना चाहिए। उन्होंने कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, साइन कर दिया उसने, ठीक है वो रिस्पॉन्सिबल है, चला गया। तो मैंने सोचा कि जो 300 से ऊपर है कैसे मैयर किया जा सकता है। हमने पता तो है, हमें ये रेडियल आर्टरी से जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, उसके थ्रू कैथेटर दे के लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर बड़े हायर लेवल पे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर लेता है। तो वो जो उस वक़्त आपका जो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया था, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, मैं आम तौर पे अपने पेशेंट को कहता रहता हूँ कि हायर ब्लड प्रेशर है, कोई बात नहीं, अपने आप को ढीला छोड़ दें, साँस लें और आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालें। आपकी जो आउट ब्रीथिंग है, यानी बाहर निकालना, ज़रा अंदर ब्रीथिंग से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लें, डबल ले लें तो और भी अच्छा है, ग्लास पानी पिएँ, तो काफ़ी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो मैं एक स्टडी देख रहा था, 10 हैवी जो वेट लिफ्टर्स हैं ना, वो खैर ट्रेंड होते हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्होंने देखा कि इवन उनका जो जब ये सांस रोक के वजन उठाते हैं तो अंदर का ब्लड प्रेशर हार्ट का टॉलरेट वो 370 बाई 360 तक उन्होंने नोट किया। एक एक हैवी वेट लिफ्टर का 370 सिस्टोलिक और 360 डायस्टोलिक, तो बड़े वो टॉलरेट कर रहा था इतना। ज़ाहिर है वो आदत होती है उनको, तो उनका सिस्टम आदी हो चुका होता, ब्लीड नहीं करता, वरना और नॉर्मल आदमी का इतना हो जाए तो वो ब्लीड कर सकता है, अंदर कोई आर्टरी फट सकती है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी हो तो और चांसेस होते हैं। तो 10 बंदों की एक स्टडी थी जिसके अंदर उन्होंने उनका 2-3 ब्लड प्रेशर देखे। एक उन्होंने उसको सांस बंद करके, उसको वाल्सल्वा कहते हैं, जब आप गला बंद कर लेते हैं, सांस नहीं लेते, सांस रोकते हैं और हैवी वेट उठाते हैं, तो एवरेज जो उनका ब्लड प्रेशर आया था ना उसके अंदर 10 बंदों का एवरेज, तो 311 सिस्टोलिक था और 284 डायस्टोलिक था, नीचे का बड़ा हाई ब्लड प्रेशर है। और ये नॉर्मल वो रोज करते हैं, लेकिन जब इन्हीं पेशेंट्स को उन्होंने कहा कि आपने गला बंद नहीं करना और लंबा सांस लेने के बाद वेट उठाते हुए सांस को ऐसा ऐसा बाहर निकालें, यानी ड्यूरिंग एक्सलेशन, एक्सलेशन का मतलब जब सांस बाहर निकालें, तो उनको पता चला उसमें उनका ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ा और वो बहुत हद तक बेहतर हो गया। यानी उसके अंदर जहाँ उनका उन्होंने एवरेज देखा था 311 284 है, जब एक्सलेशन से किया तो 198 और 75, कितना डिफरेंस है। सिस्टोलिक 311 से 198 पे रहा और डायस्टोलिक 284 से 75 पे आ गया। तो इतना ब्रीदिंग का इफेक्ट है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप इतना नर्वस मत हुआ करें, ढीला छोड़ें, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करें, पैनिक ना हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। तो इससे रिज़ल्ट क्या मिला कि आप अगर सांस रोक के कोई काम करते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, अगर ब्रीदिंग के साथ गला खुला रख के
और आउट ब्रीदिंग के साथ वही काम करते हैं, तो आपका हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इस तरह के भी दुनिया में ब्लड प्रेशर होते हैं। दूसरा यह है कि मैं इसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ आम जो हमने देख, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि जब पेशेंट को अनकॉन्शियस हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या है, अगर ब्रीथ कर रहा है, उसकी नब्ज है, तो आपने उसको बिठाना नहीं है। ये हमारे 90% लोग उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। बिठाने से तो अल्लाह ने उसको नीचे किया, सर के उसका दिमाग सर्कुलेशन उसकी दिमाग में पहुंचे, वो जल्दी होश में आ जाए। तो ये बिठाने की कोशिश करते हैं और बिठाने से उनकी बेहोशी लंबी हो जाती है। तो ये खुदारा ये काम ना करें। दूसरा गलती करते हैं कि 70-80% पानी डालो, मुंह में पानी डालो। एक बंदा बेहोश है, ऊपर से आप पानी मुंह में डाल रहे हैं, तो ये भी बड़ी खतरनाक बात है। वो इनहेल कर जाता है, निमोनिया हो जाते हैं। फिर दूसरा मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा पिक्चर शेयर करने की। रिकवरी पोजीशन आपको सबको पता होनी चाहिए कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और ब्रीथ कर रहा है, उसकी नब्ज है, तो उसको किस तरह लटाना है। मैंने पहले भी कहा था कि आपने उसको करवट पे डालना है। एक जो आप हाथ सीधा करके दूसरा हाथ अपने इसकी चीक्स के नीचे रखना है, ताकि अगर वो उल्टी उल्टी करता है तो वो इनहेल ना करे, साइड पे जाए। ऊपर वाला नी जो है ना वो बेंड कर देना ताकि वो रोल ओवर ना हो। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर तस्वीर मुझे मिल जाती है, लिटरेचर भरा हुआ इन पोजीशन से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जनरली मैंने कहा ये ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आए दिन वास्ता हमारा पड़ता है। और बावजूद बहुत लोग कहते रहते हैं ये, लेकिन वही फिर होता है कि आप उनको बिठाने की कोशिश करते हैं बेहोश आदमी को, और साथ उसके मुंह में पानी डालते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।